बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विजेंद्र ओला जी। सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र झुंझुनू में एक ट्रेन चलती है अरावली एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 14701 और डाउन का है 14702। मैं ये रामगढ़ शेखावटी होते हुए श्री गंगानगर से बांद्रा मुंबई के बीच चलती है। इस ट्रेन का स्टॉपेज रामगढ़ शेखावटी नहीं होने से यहाँ के सैनिकों, श्रद्धालुओं, व्यापारियों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। मेरा आपके माध्यम से सरकार से और रेलवे मंत्री जी से निवेदन है कि ट्रेन संख्या 14701 और 14702 अरावली एक्सप्रेस का स्टॉपेज रामगढ़ शेखावटी स्टेशन पर करने की कृपा करें, जिससे ट्रेन का फायदा लोगों को मिल सके। धन्यवाद जी। श्री हेमंत चबरा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार और रेल मंत्रालय का ध्यान विरार डाहनू लोकल सेवा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। विरार से चर्चगेट के बीच लोकल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी चाहिए, विशेषकर पीक आवर्स में जो 6 बजे विरार से दाहनू और दाहनू से विरार ये एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जाए। विरार से दाहनू के बीच एसी लोकल ट्रेन सेवा जल्दी शुरू की जाए। इस रूट पर नॉन एसी लोकल ट्रेनों की संख्या एवं फ्रीक्वेंसी में भी वृद्धि जरूरी है। ट्रेनों में डिब्बों की संख्या 12 से बढ़कर 15 की जानी चाहिए ताकि भीड़ को नियंत्रित की जा सके। इस सभी स्टेशनों पर दोनों छोर पर स्वच्छ शौचालय, डिजिटल साइन बोर्ड और पर्याप्त बैठने की व्यवस्था करने की व्यवस्था करें और सुबह 4 बजे दाहनू से चर्चगेट की ओर लोकल सेवा जो बहुत ज़रूरी है वो शुरू की जाए। शाम 6 बजे विरार डाहनू की एक्स्ट्रा सेवा की जाए और लोकल सेवा जो दाहनू तक सीमित है वो उंबरगांव तक एक्सटेंड किए जाए, ऐसे मैं मांग करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री संजय देशमुख जी। मधील एक मोठा असलेला रेमंड उद्योग सध्या अडचणीत सापडलेला आहे। या कंपनीतील 1000 पेक्षा अधिक कामगारांनी 21 जुलैपासून ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे। कंपनीसोबत 31 मार्च 2020 रोजी झालेल्या कराराची मुदत संपली आहे। नियमानुसार 1 एप्रिल 2024 पासून नवीन करारामध्ये वेतनवाढ होणे आवश्यक होते, पण ती अद्याप झालेली नाही। आधीच रोजगार नाही, त्यात हे काही कामगार आहेत त्यांना अतिशय कमी वेतनात कसे जगायचे असा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे। या कामगार कंपनी युनियनला बाजूला ठेवून मान्यता प्राप्त युनियनच्या माध्यमातून निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला आहे। 16 महिन्यापासून वेतनवाढ न करता नवा करार सुद्धा केला नाही। एवढेच नाही तर युनियन कुणालाही विश्वासात न घेता 5 महिन्याआधी कोर्टात केस दाखल करते। न्यायालयीन प्रक्रियेला वेळ लागतो, पण कामगारांचे जीवनमार्ग थांबलेले आहेत। ते रोजच्या गरजा भागवायला असमर्थ झाले आहेत। अध्यक्ष महोदय, कंपनीने कराराचा कालावधी नियमानुसार 3 वर्षात न ठेवता 4 वर्षाचा ठेवला आहे। तो अन्यायकारक आहे। शिवाय या कामगारांना वेगवेगळ्या कारणावरून कारवाई करत आहेत। गेल्या 2 महिन्यात ते 3 वर्षात हजारो कामगारांना सस्पेंड केले आहे। बरेच कामगार घरी बसलेले गेले आहेत, त्यांचा संसार धोक्यात आलेला आहे। ही स्थिती अत्यंत गंभीर आहे। यवतमाळ सारख्या मागासवर्गीय जिल्ह्यात कामगारावर अन्याय होतो आणि सरकार गप्प आहे। मी सरकारकडे आणि कामगार मंत्रालयाकडे नम्र विनंती करतो की यवतमाळातील या आंदोलनाकडे तातडीने लक्ष द्यावे। कामगारांचे प्रश्न त्वरित सोडवणूक करावी। रेमंड कंपनीला नवीन करार करण्यासाठी सक्त सूचना द्याव्यात आणि या जिल्ह्यात नवीन उद्योगाची स्थापना करून बेरोजगार तरुणांना न्याय द्यावा। फजनलाल जाटव जी। फजनलाल जाटव जी। सभापति महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का समय दिया। मैं करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मैं करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। वहां पर सरकार डूंगरी बांध बनाने का काम करने जा रही है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं वहां पर तकरीबन 76 गांव में है और 76 गांव में पूर्वजों की संस्कृति, हमारे पूर्वजों के मकान, मंदिर प्राचीन बने हुए हैं और सरकार ने बगैर सहमति लिए हुए
वहां पर डूंगरी बांध बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरी बांध को निरस्त कर वहां की आम जनता को लाभ देने का प्रदान करें। धन्यवाद। श्रीमती बिजुली कोलिता मेढी। Thank you, Chairman Sir, for giving me the opportunity to draw the attention of the alarming situation concerning Deepor Bill, the only Ramsar wetland site in Assam and a vital ecological treasure of Guwahati city. It plays a crucial role in groundwater research, flood mitigation and livelihood support for numerous local communities. However, today this critical ecosystem is under grave threat due to encroachment and illegal landfilling in and around the bill, continuous pollution from municipal solid waste, degradation of bird habitat threatening over 150 bird species. Through you, sir, I urge the central government to direct the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to take immediate steps to restore and conserve Deepor Bill and declare it as a protected ecotourism zone. Thank you, sir. Thank you. आदरणीय श्री किशोरी लाल जी। किशोरी लाल जी। हाँ जी सर, मैं अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी की एक समस्या से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे यहाँ हो गया भैया, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 2014 में एक FM स्टेशन स्थापित हुआ था, लेकिन अभी 2025 होने के बाद भी अभी तक उसमें स्टूडियो नहीं बना और ना ही उसके अंदर स्थानीय कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि ये एक रिले केंद्र बन के रह गया है खाली। और मेरा निवेदन है कि यहाँ पे एक स्टूडियो स्थापित किया जाए, जिससे यहाँ के किसानों को, यहाँ के कलाकारों को अपनी परफॉर्म वहाँ पे करना पड़े और किसानों को मौसम का जानकारी प्रॉपर मिले। धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमती संगीता सिंहदेव जी। So many government schools across the country in rural areas. Many government schools across the country in rural areas continue to lack basic facilities like sufficient classrooms, boundary walls, kitchen sheds, dining halls, toilets, approach roads, etc., which are excluded from the current guidelines of Manrega. These deficiencies impact not only the safety and hygiene of students, but also their ability to learn in a conducive environment. So there are also many complaints about delayed payments, especially the labor component in the Manrega work. And even after completion of work, people have to wait for months to receive payment. As Manrega is a social security scheme with the objective of generating employment to arrest migration of labor, if this payment gets delayed, then the entire purpose of this scheme gets defeated, sir. Therefore, I urge the Honorable Minister of Rural Development to take immediate steps to streamline the fund release process, ensure timely wage payments, and promote convergence of Manrega with school infrastructure development on priority by amending the current guidelines. Thank you, sir. Honorable Member Robert Bruce ji. Robert Bruce. Mike. No mic. நோ மைக் சார். மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே வணக்கம். என்னுடைய தொகுதி மக்கள் பெரும்பாலும் விவசாயத்தை நம்பி வாழ்க்கை நடத்துபவர்கள். அவர்களது விவசாய பயிர்கள் கடும் மழையாலும் பெரும் புயலாலும் பல்வேறுபட்ட இயற்கை சூழ்நிலைகளாலும் வனவிலங்குகளாலும் பாதிக்கப்பட்டு மிகப்பெரிய இன்னல்களுக்கு ஆளாகின்றார்கள். அவர்களுக்கு மிக குறைந்த இழப்பீடைத்தான் அரசு வழங்கி வருகிறது. இந்த அரசு விவசாயிகளுடைய வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்குவேன் என்று உறுதியளித்த அரசு. எனவே நான் தங்கள் மூலமாக கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம், இந்த விவசாயிகளுக்கு ஏற்படுகின்ற இந்த இழப்பீடை தொகையை கொடுக்க வேண்டும், அதை உரிய நேரத்தில் கொடுக்க வேண்டும். மேலும் இந்த பயிர்களை அழிக்கின்ற காட்டு பன்றிகள் நம்முடைய மத்திய வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு சட்டத்திலிருந்து நீக்கி
விவசாயிகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று தங்கள் மூலமாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். वणक्कम श्री दिलेश्वर कामत जी। भारत और नेपाल के बीच 1954 में समझौता के बाद मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल जिला अंतर्गत बीरपुर में कोसी नदी पर 1963 में बैरेज बनाया गया था, जो क्षतिग्रस्त हो गया है। फलस्वरूप गत वर्ष भी बैरेज के ऊपर होकर पानी बह रहा था। अतः सदन के माध्यम से मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कोसी नदी पर पुनः नए बैरेज का निर्माण किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सदस्य श्री चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसी अधिकार को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया गया, जिसमें साफ कहा गया कि 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि बच्चों को शिक्षा पाने के अधिकार का व्यवहारिक लाभ मिल सके। यह संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत नीति निर्देश तत्वों का भी उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि राज्य का यह प्रयास रहेगा कि वह शैक्षिक और आर्थिक हितों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की विशेष सुरक्षा और प्रोत्साहन करेगा और सामाजिक अन्याय व शोषण के रूपों में उनकी रक्षा करेगा। साथ ही शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, यानी केंद्र और राज्य दोनों में इस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि राज्य की कोई नीति या कानून केंद्र के कानून से टकराता है तो केंद्र के कानून को सर्वोपरि माना जाएगा। अतः राज्यों को के लिए आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। आप अपना विषय बताइए, मांग बताइए। सर विषय बता रहा हूँ। यूपी में विद्यालयों का विलय कर स्कूलों को 1 किलोमीटर से या उससे अधिक दूर ले जाना संविधान और आरटीई के प्रावधानों का उल्लंघन है। क्या यह निर्णय कमजोर वर्गों, दलितों, आदिवासियों, गरीबों के बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं करता है क्या? सभापति जी, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि वो इन स्कूलों को बचाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। गरीबों को बचाएं, उनके बच्चों को बचाएं। और आपके माध्यम से सभापति लास्ट लाइन, अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार कहना चाहता हूं कि हम बच्चों का भविष्य बचाने के लिए सड़कों पे मुकाबला करने के लिए धन्यवाद सभापति। मोहिया मुट्र जी। थैंक यू অনারেবল চেয়ারপারসন স্যার, আমি প্রথমেই আমি বাংলা ভাষার ওপর যে এবং বাংলা ভাষীদের ওপর সারা ভারতবর্ষে যে আক্রমণ চলছে তার প্রতিবাদে আজকে বাংলা ভাষায় আমি বলতে চাই। আমার নির্বাচনী ক্ষেত্র কৃষ্ণনগর করিমপুর রেল লাইন, যেটা বহুদিনের দাবি মানুষের। মমতা ব্যানার্জি যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন এটি রেল বাজেটে তিনি উল্লেখ করেছিলেন। সেই কৃষ্ণনগর করিমপুর রেল লাইন 12 লক্ষ মানুষের দাবি। আমি যখন 2019-এ প্রথম এমপি হই, আমি এটা রেলমন্ত্রকের কাছে বলি যে এটা খুবই আবশ্যক, এটা আপনারা করুন। অশ্বিনী বৈষ্ণবজি মানে মাননীয় রেলমন্ত্রী, তিনি 2 কোটি টাকা স্যাংশন করেছিলেন একটা ফিজিবিলিটি স্টাডির জন্য এই রেল লাইনের। সেই ফিজিবিলিটি স্টাডি ডিসেম্বর 2023-এ শেষ হয়। তারপরে আমরা কোনো খবর পাইনি। এখন 2 মাস আগে আমাকে রেল মন্ত্রক থেকে চিঠি দিয়ে জানাচ্ছে যে আমরা ডিসাইড করেছি এখনের মতো এই প্রজেক্টটাকে আমরা শেলফ করে দিচ্ছি। শেলফ মানে আমরা এটা পার্ক করে দিচ্ছি, এটা এখন আর সম্ভব হবে না। তো আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে রেল ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা কোনায় মানুষ থাকে, যেখানে রেল নেই সেই কৃষ্ণনগর করিমপুর যে রেল লাইন, এটা 3টে বিধানসভার ওপর দিয়ে যাবে, 12 লক্ষ মানুষ। তা আপনাদের একটা ইউনিভার্সাল সার্ভিস অব্লিগেশন আছে। রেলের ম্যান্ডেট কিন্তু শুধুই প্রফিট নয়। আপনারা এখানে প্রফিট নাই বা করলেন, কিন্তু ইউনিভার্সাল সার্ভিস অব্লিগেশনে এই রেল লাইনটা আপনারা ইমিডিয়েট যদি চালু করেন, সেটা শেলফ করে আবার আপনারা এটার জিজ করবেন। অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। माननीय सदस्य श्री लाभू श्री कृष्ण जी। Sir, this is about National Livestock Mission. Even in your constituency also, there must have been a lot of applications. A lot of people got benefited with this. It has helped in developing poultry, helped in developing goat and sheep farms, and also with regards to fodder making units also. It has empowered youth, women SHGs, and FPOs. And most of the beneficiaries are
either SCs or STs, sir, with this scheme. But there are two issues that we are facing with the National Livestock Mission. Of course, it's given a lot of benefits to a lot of people, but two issues. The first one is with regards to the time for sanction. If someone applies it today, it's almost taking 1.5 to 2 years by the time that loan is getting sanctioned. So it's such a long time, and they have to put the asset in place so that they get the loan, and they have to wait for 1.5 or 2 years. And second most important issue is it is related to everyone in this house, sir. The website of a National Livestock Mission has been closed 10 days back. 8 months is there for the next budget, and before 8 months itself, the website is closed down, and no new applications are being accepted, sir. Every day, even to you, for me and everyone, there are a number of applications coming to us asking for NLM loans, sir. So I request the ministry to look into this issue. One, reduce the time for the sanction. Second, open the website and accept the new applications, sir. Thank you very much. माननीय सदस्य दामोदर अग्रवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरे भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में जिंदल शॉ लिमिटेड द्वारा अवैध ब्लास्टिंग और अवैध खनन के कारण भूगर्भीय असंतुलन होकर जनधन की हानि हो रही है। भीलवाड़ा के उपनगरपुर में सैकड़ों मकानों में अवैध ब्लास्टिंग के कारण दरारें आकर जान माल की अति गंभीर स्थिति बनी हुई है। जिंदल शॉ लिमिटेड द्वारा न तो अनुबंध के अनुसार निवेश किया गया और न ही स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया। जालिया गांव में 300 मीटर की परिधि में 15 मीटर का घेरा बनाकर 45 केजी का बारूद भर के अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है। इसी प्रकार से खसरा संख्या 2006 में चरागा भूमि में भी अवैध खनन हो रहा है। खसरा संख्या 21/44 में गैर मुमकिन नाले को भी बंद कर दिया गया है। इस प्रकार की अनेक अवैध गतिविधियों के कारण आम जन में भारी असंतोष होकर आए दिन धरना प्रदर्शन, यहां तक कि किसान आत्महत्या की भी चुनौती दे रहे हैं। अभी राज्यपाल के आगमन के समय भी उनके सम्मुख लोगों ने उपस्थित होकर आत्महत्या के लिए विवश होने की बात कही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करके अवैध ब्लास्टिंग और अवैध खनन को अविलंब बंद कराया जाए। धन्यवाद। श्री जय प्रकाश जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी में पिछले 3.5 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उनकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कंपनियों ने लगभग 350 करोड़ रुपए में गड़बड़ की हुई है। तो एक तो उनकी तरफ जल्दी से जल्दी भारत सरकार बीच में बैठ करके लोगों का 350 करोड़ रुपया दिलाया जाए, और साथ में सभापति महोदय के बाढ़ के कारण मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में, चाहे वो बुआनी खेड़ाल का हो, चाहे नारनौंद हो, चाहे हांसी हो, बहुत से इलाके में धनाना, तालू, जताई से लेकर के कुंगड़ तक और आस पास के गांव में बाढ़ आई हुई है। तो बाढ़ में लोगों की फसल खराब होगी। तो माननीय कृषि मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिस तरीके से आपने गांव को इकाई माना है, गांव की बजाय एकड़ को इकाई माना जाए, क्योंकि खेत को आधे में बाढ़ आ जाती है, आधे में सूखा पड़ जाता है, दोनों जगह नुकसान हो जाते हैं। तो उन लोगों का जिनकी फसल बाढ़ से डूब गई है, बर्बाद हो गई है, जल्दी से जल्दी उनका भी फसल बीमा योजना के तहत आदरणीय सदस्य आपका बहुत मंजू शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, आज मैं युवाओं के बारे में बात करने के लिए इसलिए खड़ी हुई हूँ कि मैं जयपुर शहर से आती हूँ और वहाँ पर कोचिंग क्लासेस के लिए बच्चे अपने सुनहरे भविष्य के लिए वहाँ पर आते हैं, लेकिन कोचिंग क्लासेस में कम जगहों में ज़्यादा बच्चों को प्रवेश तो दे देते हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। मुझे लगता है जयपुर में नहीं, पूरे देश में ऐसे कोचिंग क्लासेस चलते हैं और वहाँ सुविधाओं के अभाव के कारण कभी तो आग लगने पर बच्चों को ऊपर से कूद करके अपनी जान को बचाना पड़ता है, और कहीं कहीं गैस रिसाव के कारण बेहोश हो जाते हैं, उनको अपनी जान को बचाने के लिए कुछ करना पड़ता है। इसलिए अनेक जहाँ भी ऐसे कोचिंग सेंटर चलते हैं वहाँ बच्चों
को ध्यान में रखते हुए, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन सुविधाओं को वहाँ पे मुहैया कराई जाए, इस तरीके की मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सारे माननीय सदस्य को बोलना है, 2 सेंटेंस में अपना डिमांड्स जो है वो रख दीजिएगा, नहीं तो फिर रह जाएंगे सब लोग। तो इसलिए मैं अभी आह्वान करता हूँ एम श्री भरत जी को। नहीं, श्री राजेश मिश्रा जी को। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, जो देशव्यापी समस्या है। अत्यंत दुख होता है जब हम राजमार्गों पर चलते हैं तो बेसहारा गोवंश भटकते हुए या सड़क पर कटे हुए मिलते हैं, बहुत पीड़ा होती है। मेरा आमजनों से निवेदन है कि गोवंश को बेसहारा नहीं होने दें, और सरकार से भी मेरा ये निवेदन है कि कम से कम हर जिले में लगभग 500 एकड़ जमीन ऐसी किया जाए जिसमें हम गो संरक्षण गो संवर्धन केंद्र स्थापित करें, और वहाँ पर जो रहने वाले कर्मी हैं उनके लिए भी रोजगार उपलब्ध हो, और हमको जैविक खाद भी उपलब्ध होगी। ये हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है, और इसमें जन धन और किसानों के और पशुधन भी इसमें हमको लाभ होगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री राजमोहन उन्नीथम जी। Thank you very much, Speaker sir. I would like to draw the attention of this August House a pressing issue of severe sea erosion in my parliament constituency, Kasaragod. According to a study by Indian National Centre for Ocean Information Services, INCOIS, Kasaragod is one of the districts in Kerala that is highly vulnerable to coastal erosion. The coastal areas of Kasaragod, particularly Chuttad, Pamturuthi in Kannur, as well as Madakkara, Kidur, Ajanur, the Chitari River region, Minirak, and Kannotirtha, Manjeshwaram, Chembarika, and Trikkanad in Kasaragod are living examples. So the Kerala government cites a lack of funds, while the central government withholds timely assistance. So the existing seawalls or protective structures have proven insufficient to mitigate erosion. So I urge upon the government to immediately release central funds to prevent sea erosion in Kerala as well as in Kasaragod. Time-bound compensation and rehabilitation for affected families. Thank you very much. श्री कल्याण कालेजी। कल्याण कालेजी। धन्यवाद सभापति महोदय। आगे धन्यवाद सभापति महोदय। शून्यकाल के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र जालना में जालना से नांदेड़ तक द्रुतगति मार्ग समृद्धि मार्ग जा रहा है। उसके निर्माण करने के लिए किसान की कृषि भूमि, फलों, बाग, कुएं, गाय गोठा आदि मूल्यांकन हो रहा है, लेकिन मूल्यांकन 2017-18 के पुराने रेडी रेकनर के दरों से हो रहा है, तय किया जा रहा है, जबकि अभी जो अधिसूचना निकली है वो 2021 में निकली है। इस कार्य का अवार्ड 2024-25 में जारी किया गया है, जिसके कारण किसानों को उनकी संपत्ति का उचित मूल्य मुआवजा नहीं मिल रहा है, पुरानी दरों से मुआवजा मिल रहा है। इसके कारण किसान असंतुष्ट है। मेरे सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि रेडी रेकनर दरों में प्रतिवर्ष 10% की बढ़ोतरी करके अनुसंधान संशोधित दरों पर मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। घर कुएं सिंचाई संसद अध्यक्ष महोदय एक ही लाइन संसाधन फलों पेड़ों के लिए मुंबई नागपुर समृद्धि मार्ग के दौरान जो दर है वो निर्धारित किया जाए और मौजूदा लागत विप्लव मुआवजा मिले और भविष्य की आय माननीय के प्रभाव के लिए समुचित मूल्यांकन हो। साथ ही साथ जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनको सरकारी नौकरी का प्रदान भी रखे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। क्या हुआ? नहीं बोलेंगे। विप्लव कुमार देव। माननीय सदस्य श्री एन अन्नादुराई जी। சார் மைக். மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். ஒவ்வொரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கும் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியாக ஆண்டிற்கு 5 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது. இந்த 5 கோடி நிதியில் 4 கோடி மட்டுமே வளர்ச்சி பணிகளை
தேர்வு செய்ய முடிகிறது. 1 கோடி மீதம் இருக்கின்ற 1 கோடியில் 10 லட்சம் நிர்வாக செலவிற்காகவும் 90 லட்சம் ஜிஎஸ்டியாகவும் மீண்டும் ஒன்றிய அரசே திரும்ப பெற்றுக்கொள்கிறது. 6 சட்டமன்ற தொகுதிகள் 20 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்ற ஒரு நாடாளுமன்ற தொகுதியில் 4 கோடியில் எந்த அளவிற்கு வளர்ச்சிப் பணிகளை மேற்கொள்ள முடியும் என்பதை தெரியவில்லை. தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினருடைய நிதி உயர்த்தப்படும். ஆனால் இந்த 11 ஆண்டு காலமாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நிதி உயர்த்தப்படவில்லை. அது மட்டுமல்ல, நிதியை உயர்த்தி கூடுதலாக ஜிஎஸ்டி தொகையையும் சேர்த்து வழங்க வேண்டும் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. धन्यवाद जी. श्री दिनेश चंद्र यादव जी. धन्यवाद सभापति महोदय। देश में बड़े पैमाने पर रेल दोहरीकरण का काम हो रहा है, लेकिन हम लोग का जो इलाका है कोसी का इलाका, जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र मधेपुरा है, बगल में सुपौल लोकसभा है, बगल में पूर्णिया लोकसभा है, उसमें 1 इंच भी दोहरीकरण का काम नहीं हुआ, जबकि वहाँ से रेल यात्री बड़े पैमाने से बाहर जाते हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है और दोहरीकरण नहीं रहने से भारी दिक्कत होती है। कई के स्टेशन पर गाड़ी को रोकना पड़ता है। माननीय रेल मंत्री जी बड़े पैमाने पर रेल का विकास कर रहे हैं, तो हमारा भी निवेदन है कि हम लोग का जो इलाका है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर अंतर्गत जो मानसी से सहरसा पूर्णिया तक और फिर सहरसा से सुपौल तक दोहरीकरण काम कराया जाए, जनहित में है और हम लोग का परेशानी दूर हो। माननीय रेल मंत्री जी इस पर ध्यान जरूर देंगे। दर्शन सिंह चौधरी जी. अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय सदन को अत्यंत श्रद्धा और कर्तव्य भाव से अवगत कराने का विनम्र प्रयास कर रहा हूं कि भारतीय संस्कृति में देशी गौ माता को जो स्थान है वो अद्वितीय अनमोल है। प्राचीन समय से ही गाय को भारतीय समाज में माता के रूप में पूजा जाता है और इसका धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और औषधीय महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। आज के समय में जब वैश्विक स्तर पर अपनी संस्कृति, परंपराओं और विरासत को सहेजने की बात करते हैं तो यह अत्यावश्यक है कि हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देकर उन्हें उनके उचित स्थान पर प्रतिष्ठित करें। गाय न केवल हमारे जीवन में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भूमिका निभाती है, बल्कि कृषि, दूध उत्पादन और औषधीय लाभों के माध्यम से आर्थिक विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। माननीय सदन से निवेदन है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देकर गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक सशक्त कार्य करते हुए आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दें कि संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। बहुत धन्यवाद। गौ माता जो सड़कों पर मारी फिर रही है, तो इसे गौशालाओं, अभ्यारण्यों और आर्थिक सहयोग देते हुए अपने अपने राज्यों में निर्देशित करें और प्राकृतिक खेती और श्री अन्न के संरक्षण जो मोदी जी का संकल्प है, उसके लिए गौ माता का संरक्षण और संवर्धन बहुत अति आवश्यक है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। श्री राजीव प्रताप रूडी जी. राजीव प्रताप रूडी जी. महोदय, हम लोगों ने शेक्सपियर की बात कही, लेकिन बिहार में भी एक शेक्सपियर थे और वो भोजपुरी के शेक्सपियर थे। और शायद भारत के बहुत कम लोगों को पता होगा कि भोजपुरी के एक शेक्सपियर थे जिनका नाम था भिखारी ठाकुर, और वो नाई समाज के थे। आज़ादी, उनका जन्म हुआ था 1887 में, और वहाँ से निकल के छपरा के एक दूरगामी गांव से निकल करके वो कलकत्ता गए जहाँ नाई का काम करते थे। लेकिन पता नहीं उनको उस काम में पसंद नहीं आया और लौट करके वापस बिहार छपरा में आ गए। और उसके बाद उनके बारे में जो कहा जाता है भोजपुरी में, उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को हुआ और मृत्यु 10 जुलाई 1971 को बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर दियारा में पैदा हुए भिखारी ठाकुर एक चर्चित गीतकार, गायक, नाटककार, नृतक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन एक जाने माने कलाकार के रूप में उन्होंने बेटी बचाओ का आंदोलन उस समय शुरू किया, सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई उस समय लड़ी, और एक बड़ी भूमिका
आज़ादी के लड़ाई में उन्होंने अपने लेख और गीत से किया, और उनको औपचारिक शिक्षा नहीं था। अपने फन के जरिए लोकप्रियता की बुलंदियों को छूने वाले भिखारी ठाकुर ने करीब 84 वर्ष में उनकी मौत हो गई। भिखारी ठाकुर अपने बात समाज को सामने रखने में कभी डरते नहीं थे। हालांकि वो पिछड़ी समाज से थे, नाई जाति से थे, और आज भी गांव-गांव तक उनकी तूती बोलती है, उनके लेखनी का, उनके कलाकार का, उनके गीत का। उनके नाटक इतने शानदार होते थे मांग बताइए कि उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ जाती थी, आज नहीं आज़ादी के पहले। और वो उन्होंने देश के सामंतवादी संस्कृति व गवई लोगों पर चढ़े हुए जातीय समुदाय व रंग के खिलाफ गीत गाते थे और लोगों को जगाते थे। तो ये थे हमारे भिखारी ठाकुर। शायद ऐसे लोगों को हम स्मरण नहीं कर पाए, लेकिन मुझे सौभाग्य है, और आप वहां बैठे हैं, कि देश को मैं बताना चाहता हूं कि बिहार का शेक्सपियर, देश का शेक्सपियर, भोजपुरी आवाज से बोलने वाला शेक्सपियर हमारे धरती का था, जिस माटी से मैं जीत के आता हूं। मैं भारत की सरकार से और बाकी लोगों से भी समर्थन मांगूंगा कि ऐसे व्यक्ति जिसके इतिहास है, जो शेक्सपियर हमारे भाषा का, उन्हें सम्मानित किया जाए। सरकार जो भी उचित समझती है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, लेकिन निश्चित रूप से मरणोपरांत उपलब्ध कराया जाए, ऐसी मेरी मांग है। लक्ष्मीकांत निषाद जी। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति, मैं संत कबीर नगर जनपद से आता हूं। खलीलाबाद जो संत कबीर नगर से बहराइच नई रेल लाइन बन रही है, मिट्टी का काम हो रहा है, आसपास दोनों तरफ पानी का इतना जल जमा हो जा रहा है, किसान परेशान है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, खेतों में जो फसल है वो बर्बाद हो रही है। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि पटरी के साथ साथ पानी भी निकालने की व्यवस्था सरकार तत्काल करे, जिससे किसानों और वहां के आम जनमानस का लाभ हो। धन्यवाद। श्री सुदामा प्रसाद जी। सभापति महोदय, भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखंड के जवैनिया, गंगापुर, दामोदरपुर, छोटकी बहरवनपुर, सारंगपुर, सुरेमनपुर, लच्छू टोला, लालू डेरा, आराम मुफसिल प्रखंड के मनीराय का टोला, चरज राय का टोला, बढ़हरा प्रखंड के मझौली, खवासपुर, नकनाम टोला, नथमलपुर, कोइलवर प्रखंड के ज्ञानपुर सहित दर्जनों गांवों में भयानक बाढ़ आई हुई है महोदय। गंगा नदी के पानी से 4 लोगों की डूब करके मौत हो गई है। मांग बताइए, मांग बताइए। मांग बताते हैं सर। ये 4 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई है। जवैनिया गांव के सामने आरा मोहनिया जब 4 लेन बन रहा था, उस समय 22 और 23 में ठेकेदारों ने और सड़क बनाने वाली कंपनी ने भारी खुदाई किया, मिट्टी और बालू ले गए वहां से, जिसके वजह से पूरा जवैनिया गांव का 300 घर इस साल, पिछले साल 59 घर, 69 घर मैंने कहा जाए कि गंगा में विलीन हो गए। 300 घर सर, पूरा गांव जो है नक्शा से मिट रहा है। मांग बताइए। मैं मांग करता हूं कि सड़क निर्माण कंपनी पर जांच कर उचित कार्रवाई किया जाए, उनको दंडित किया जाए, और जिन लोगों का घर गंगा नदी में गया। महोदय 5 सेकंड। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान वडोदरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के आवंटन की अत्यावश्यक आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय यातायात को संभालने के लिए पूरी तरह सुसज्जित और संचालनशील है, किंतु आवश्यक अधोसंरचना एवं अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होने के बावजूद इसका समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। वडोदरा हवाई अड्डा केवल वडोदरा शहर ही नहीं, जिला ही नहीं, बल्कि गुजरात के मध्य एवं दक्षिणी मार्गों के कई प्रमुख क्षेत्रों जैसे आणंद, खेड़ा, छोटा उदयपुर, पंचमहाल, दाहोद और भरूच को भी सेवाएं प्रदान करता है। ये क्षेत्र औद्योगिक, शैक्षणिक और आदिवासी दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्लीज मेंशन योर डिमांड्स प्लीज। साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि डोमेस्टिक फ्लाइट भी वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बढ़ाई जाए। माननीय सभापति महोदय, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी के जमाने में यह देश का सबसे पहले हवाई अड्डों में से एक था। हमें वडोदरा की वो स्वर्णिम काल को फिर से वापस लाना है। धन्यवाद। श्री रविंद्र वाइकर जी।
सबको भी बुला देना इनके बाद। धन्यवाद सभापति जी महोदय जी। मैं इस सदन और सरकार का ध्यान इस देश की लगभग 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति और उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस साल नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत शुरू हुए आशा कार्यक्रम को पूरे 20 साल हो गए। 2005 से इस कार्यक्रम को गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत बढ़ाई और महिला और बच्चों के स्वास्थ्य के सुधार लाने के महान उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि 20 साल के निस्वार्थ सेवा के बाद भी हमारी आशा कार्यकर्ता सबसे अधिक उपेक्षित और शोषित है। इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है और भविष्य के लिए कोई आर्थिक गारंटी भी नहीं है। देश के अलग राज्यों में उन्हें अलग मानदेय मिलता है। मेरी 4 मांगे इनके बारे में खाली मेरी ये मांगे है कि पूरे देश में आशा कार्यकर्ता के लिए सेम रूल सेम पेमेंट का सिद्धांत लागू किया जाए और उन्हें एक निश्चित मासिक वेतन फिक्स मंथली सैलरी दिया जाए। ठीक है। उन्हें सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जाए और उनके लिए प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था किया जाए। सभी आशा कार्यकर्ता और उनके परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस की लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रदान की दिया जाए। उन्हें केवल माननीय सभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं आपके माध्यम से। त्रिपुरा में ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट में ऊनकोटी नाम से एक ऐतिहासिक धरोहर है और उसमें एक करोड़ देव देवते का जो धरोहर बना हुआ है ये 8वीं और 9वीं शताब्दी की है। इसका रखरखाव एएसआई के पास है और एएसआई इसको रखरखाव में सही ढंग से काम नहीं करता। त्रिपुरा सरकार ने इसका डेवलपमेंट के लिए जो फंड दिया, काम करने की कोशिश किया, तो स्वाभाविक तौर पे एएसआई इसमें बाधक बनता है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है जो उस धरोहर को बचाने के लिए, कि हिंदुओं का सनातन का बड़ा धरोहर है पुराने, उसको बचाने के लिए 100 करोड़ के आसपास एक पैकेज बना के वहाँ के ओवरऑल डेवलपमेंट, वहाँ के 4 लेन रोड बनाना 1 किलोमीटर की, वहाँ कैफेटेरिया और बाकी सब सुविधा देके जो लाखों जो टूरिस्ट वहाँ जाना चाहते हैं उसका व्यवस्था करें। और त्रिपुरा सरकार और भारत सरकार के साथ मिलके एएसआई का जो ऑफिस है वहाँ नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम में रखा हुआ है। 90% ऐतिहासिक धरोहर त्रिपुरा में है, ऑफिस रखा हुआ है मिजोरम में। मिजोरम से जाके वहाँ देखभाल करता नहीं। मैंने बहुत बार उठाया जो मिजोरम से परिवर्तित करके इसको त्रिपुरा में कर दिया जाए, जैसे हमारे ये धरोहर को देखभाल कर सकता है और उसका डेवलपमेंट कर सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। ऑनरेबल मेंबर श्री के गोपीनाथ जी। மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, முதல்ல இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தவங்களுக்கு உங்களுக்கு நன்றி. கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரமாக கை தூக்கி கடைசியில் கொடுத்துட்டீங்க. முதல்ல நன்றிங்க. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே, என்னோட தொகுதியானது கிருஷ்ணகிரி பாராளுமன்றம். இந்தியாவிலேயே ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் கான்ஸ்டியூஷன் என்னோட கான்ஸ்டியூஷன். ஒரு பக்கம் கர்நாடகா, ஒரு பக்கம் ஆந்திரா, நாங்கள் தமிழ்நாடு. ஆனால் கிட்டத்தட்ட இந்த தொகுதியில் மட்டும் 2000 தொழிற்சாலைகள் மேல் உட்பட்டு தொழிற்சாலை இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி 500 to 600 crores ஃப்ளவர்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் ஆகுது அந்த மாதிரி தொகுதி. ஆனால் அவல நிலை என்றால் ஹோசூர் டு ஜோலார்பேட், பெங்களூர் ஜோலார்பேட் வயா கிருஷ்ணகிரி என்பது காலங்காலமாக இந்த அவையிலே நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதுவரை அதோட பணிகள் எந்த அளவுக்கு சொன்னாலும் யாரும் கரெக்டாக பதில் சொல்லவில்லை. மாண்புமிகு மந்திரி அவர்களுக்கும் நேரில் சென்று பத்திரிகை கொடுத்தோம். நிச்சயமாக வரும் பட்ஜெட்டிலாவது ஓசூர் டு கிருஷ்ணகிரி டு ஜோலார்பேட்டுக்கு இந்த ரயில் பாதம் அமைத்து கொடுக்குமாறு கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर सौमित्र खान जी। ধন্যবাদ চেয়ারম্যান স্যার। আমরা প্রতিদিন দেখছি যেখানে একটা নাটক চলছে, নাটকটা কারা করছে না তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা নাটক করছে কেন? আমরা দেখতে পাচ্ছি যেভাবে মহিলাদেরকে ধর্ষণ করে, আক্রমণ করে, খুন করে বাঙালিদেরকে, সেই বাঙালিদের মর্যাদা রাখে না। আমি চাইছি যে প্রত্যেক ভোট এলেই আমাদের বিপদ হয়,
আজকে যে ভোট এলে আমাদের বিরুদ্ধে তৃণমূলের এই নাটকবাজি না নাটক করে চলে। আমি চাইছি যে এইবারে ভোটে যদি কেউ মারা যায়, সেই মারা গেলে সেই পরিবারকে চাকরি দেওয়া হোক এবং এই নাটকবাজ যারা করছে তাদেরকে বলি এই নাটকটা বন্ধ করতে। এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাটক করে গিয়েছিল, পুরোটাই নাটকের একটা পার্টি, একটা নাট্যকর্মী নিয়ে আসছে, আর কিচ্ছু নেই। বাঙালি ভালো আছে, এই দেশের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাঙালি আমরা এগিয়ে চলবো। কিন্তু পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রতিদিন খুন করে চলেছে, প্রতিদিন ভারতীয় জনতা পার্টি খুন করে চলেছে, আর এখানে নাটক করছে। আমাদের হরিয়ানা রাজ্যপাল তিনি পশ্চিমবাংলা রয়েছেন মিস্টার অসীম কুমার ঘোষ, আমরা বলতে চাই এখানে নাটক করে আর বাংলার হত্যা করে, এই হত্যা যেন না হয় সেটা আপনাদের অনুরোধ করছি। যারা হত্যা হবে রাজনৈতিক হত্যা হবে, তারা যেন চাকরি দেওয়া হয়। ধন্যবাদ জি, ধন্যবাদ। প্লিজ বি সিটেড, অনারেবল মেম্বার্স, প্লিজ বি সিটেড, প্লিজ বি সিটেড, প্লিজ বি সিটেড, প্লিজ প্লিজ। অনারেবল মেম্বার শ্রী মহিবুল্লাহ जी। थैंक यू अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से बहुत ही अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। सर, मेरे ज़िले में कई लोगों की मौतें इसलिए हो चुकी हैं कि उनकी दुकानों को जो 50-50 साल से थीं और बाज़ के पास में नक्शे भी मौजूद थे 60-70 साल पुराने, तब भी उन दुकानों को तोड़ दिया गया। रामपुर म्यूनिसिपैलिटी, नरपत नगर और इसी तरह पूरे देश में अतिक्रमण को हटाने के नाम से जिस तरह से खास तौर पर मुसलमानों की दुकानों को, उनकी इबादत गाहों, मस्जिदों और मदरसों को तोड़ा जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। मैं आपके तवज्जुह से जिन जिन सरकारों द्वारा ये काम किए जा रहे हैं देश में, ये अपील करता हूं कि इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जाए। इससे देश की एकता और अखंडता को सख्त नुकसान पहुंचता है। देश की सरकारों का काम रोजगारों को देना है, ना कि गरीबों को मिटाना और उनके कारोबार को उजाड़ना है। इसलिए अगर कहीं सड़कें चौड़ी भी की जा रही हैं तो पहले उनको बसाया जाए, इसलिए कि अगर उनको बसाया न जाएगा तो उनके बच्चे और हमारे शहरी भूखे मरने लगेंगे। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार दुबे जी। अध्यक्ष जी, हाँ बोल। कुशीनगर के बड़े गंभीर मुद्दा को आज आपने रखने का मुझे अवसर दिया। वर्तमान के समय में हमारे कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा RDSS परियोजना अंतर्गत लोकसभा के इलाके, गांव, टोले, मजरे के छूटे वंचित विद्युतीकरण की सुविधा को पूर्ण करने के लिए आज संचालित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ भी बड़े जोर शोर से मैंने कुशीनगर में किया था, लेकिन जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ा हम लोगों को संज्ञान में आया कि जितना भी RDSS योजना से कार्य अभी लिए गए हैं सर्वे के द्वारा, अभी 250 ऐसे गांव टोले के इलाके हैं जो विद्युतीकरण की सुविधा से अभी भी वंचित हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह है कि RDSS योजना के लिए एक बार पुनः सर्वे करा के वंचित इलाकों में भी विद्युतीकरण की सुविधा दिया जाए। श्री बलवन वांगड़े जी। बलवन जी। नापिकी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नापिकी आणि कर्जामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा जो आत्महत्येचा आकडा आहे तो दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि तो फार चिंताजनक आहे। आणि अशा पद्धतीनं जर राहिलं तर निश्चितच महाराष्ट्राचा शेतकरी हा पुन्हा पुन्हा आत्महत्येकडे वळेल। महाराष्ट्र सरकारने निवडणुकीच्या पूर्वी त्यांना कर्जमाफीचं त्यांच्या जाहीरनाम्यात आश्वासन दिलं होतं, परंतु आजपर्यंत या महाराष्ट्र सरकारनं आमच्या देवाभाऊनं कर्ज अजून माफ करण्याचं कुठलाही विषय घेतला नाही, कुठली तारीख दिली नाही, फक्त माफ करू एवढंच बोलतात। मी या निमित्ताने विनंती करेल आपल्या माननीय पंतप्रधानांना
की आपल्या पंतप्रधानांच्या मतानं महाराष्ट्र सरकार पूर्णतः ऐकते, आमचे देवाभाऊ ऐकतात, त्यांच्याशिवाय त्यांचं पान सुद्धा हलत नाही. म्हणून पंतप्रधान महोदयांनी त्यांना सक्त आदेश द्यावे की महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे कर्जमाफी केली पाहिजे आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे असं ठामपणानं पंतप्रधानांनी सांगितलं पाहिजे अशी या तुमच्या माध्यमातून मी विनंती करतो. मोरसोलीजी எஸ் முழுசொலிஜி. மாண்புமிகு அவைத் தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி. உங்கள் மூலமாக ரயில்வே அமைச்சரிடம் தொடர்ந்து எங்களுடைய தஞ்சை தொகுதியினுடைய நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக தொடர்ந்து ரயில்வே அமைச்சர்கிட்ட கேட்டுகிட்டு இருக்கோம். 1 minute ஸ்டாப்பேஜ், நியூ ட்ரெயின் கேட்டுட்டு இருக்கோம். எங்களுடைய நாடாளுமன்ற தொகுதியினுடைய முக்கிய கோரிக்கையாக 1 minute ஸ்டாப்பேஜ் கேட்டுட்டு இருக்கிறோம். தாம்பரம் டு செங்கோட்டை, தாம்பரம் டு प्लीज वेट आप बोलते தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. மாண்புமிகு அவைத் தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி. தொடர்ந்து ஒன்றிய ரயில்வே துறை அமைச்சரிடம் என்னுடைய நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட முக்கியமான கோரிக்கைகளை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம். 1 minute ஸ்டாப்பேஜ், நியூ ட்ரெயினை தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஆனால் எதிர்க்கட்சியை சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எந்த கோரிக்கை வைத்தாலும் நீங்கள் இதுவரையில் செவி சாய்க்கவில்லை. உங்கள் மூலமாக ரயில்வே அமைச்சருக்கு மீண்டும் ஒரு கோரிக்கையாக 1 minute ஸ்டாப்பேஜ், தாம்பரம் டு செங்கோட்டை, தாம்பரம் டு ராமேஸ்வரம் ரயிலை அதிராம்பட்டினம் பேராவூரணி ரயில் நிலையத்தில் 1 நிமிடம் நிறுத்தம் செல்வதற்கும், அதே போலவே மன்னார்குடி டு ஜோத்பூர் ரயிலை நீடாமங்கலம் ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தம் செய்வதற்கும், அதே போல் நீங்கள் நம்முடைய ரயில்வே அமைச்சர் வந்தே பாரத் ட்ரெயினை பெருமையாக சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. அதே போல் எங்களுடைய தஞ்சாவூரிலிருந்து சென்னைக்கும் தஞ்சாவூரிலிருந்து பெங்களூருக்கும் ஒரு வந்தே பாரத் ட்ரெயினை இயக்குமாறு இந்த அரசை கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. KS बंदरप्पा जी. KS बंदरप्पा जी. थैंक यू चेयरमैन सर. मैं लातूर चुनाव क्षेत्र से आता हूं और लातूर में एक रेलवे बोगी फैक्ट्री लग चुकी है जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1.5 साल पहले किया था, लेकिन अभी तक प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाया है. इसका क्या कारण है और जल्द से जल्द ये प्रोडक्शन चालू किया जाए. दूसरा, लातूर के लिए एक वंदे भारत पूना से और हैदराबाद से चालू की जाए, ये एक हमारी मांग है. और लातूर के लिए नॉर्थ इंडिया के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है. जल्द से जल्द एक आधा लॉन्ग रूट का ट्रेन नॉर्थ इंडिया के लिए चालू किया जाए, ये आपके माध्यम से मैं मांग करता हूँ. बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद. सर. माननीय सदस्य विजय बसंत जी. ऑनरेबल मेंबर विजय बसंत जी. Thank you, Speaker, sir. I rise today to draw the attention of this esteemed House to a critical and urgent matter concerning the Kanyakumari constituency. So the Kanyakumari constituency. So due to the sea erosions, the infrastructure has been damaged vastly. So I request the central government to allocate adequate and immediate funds for comprehensive sea erosion control measures, including the construction of seawalls, groins, and other scientific interventions to safeguard the coastline, restoration and strengthening of damaged road networks to ensure uninterrupted connectivity for these fishing villages, rehabilitation support for affected families to protect their homes and belongings from further destruction, long-term sustainable development plans to support the fishing communities in adapting to the changing environmental condition. I appeal to the government to treat this issue, to construct seawalls on the war footing and ensure that the necessary funds and resources are allocated without delay. Thank you, sir. Thank you. Sri T. Uday Srinivas ji. Honorable Speaker, India today stands as undisputed leader in global IT exports. From about 23 billion in 2005, export has grown 200 billion in 2025. It directly employs 50 lakh Indians, support millions in ancillary services. A significant part of this success is rooted in special economic zones. Out of 351 economic zones, nearly 226 are IT and IT-enabled services. Cities like Bengaluru, Hyderabad, Gurgaon, Pune and Chennai owe much of their global statures through these thriving IT clusters.
Yet we have built the world-class office spaces in IT SEZs. We have left behind the very poor people who power them. Across India's tech corridor, lakhs of young professionals, many of them first-generation white-collar workers, migrate in search of opportunity. But what they encounter is harsh reality, sky-high housing costs, long hours commute, and daily struggles to balance work and life. In Bangalore example, near IT corridors, 40 to 60% of an average tech worker's salary. In Gurgaon and Pune, 1.5 to 2 hours daily commutes. For women professionals, these challenges are not just about convenience. They raise safety, equity, and workforce retention concerns. Sir, SEZ Acts permits residential and social infrastructure in non-processing areas, yet there is no additional clarity, consistency, or urgency in implementation. As a result, developers remain hesitant and state approvals are patchy. Sir, from China, Shenzhen, a small fishing village has transformed into 400 billion tech company, means tech economy through integrated SEZ plannings. A gift city in Gujarat demonstrates the integrated living and workspaces lead to higher productivity, better retention, and improved quality of life. I ask the Government of India and Ministry of Commerce to issue a clear national guidelines to enable residential housing within the adjacent IT SEZs. Uniform approval, timeline, sustainability standards, and affordability norms. This is not merely a weak policy tweak, it is a structural reform that will ease urban congestions and lower carbon emissions through walk-to-work models, improves retention and safety, especially for women, strengthens India's competitiveness in attracting global investment and talent. If SEZs are remain centers of economic excellence, they must become the centers of dignity, inclusivity, and livability. Let us not allow the people behind India's digital success to left behind in the very cities they are building. Thank you, sir. जिन माननीय सदस्यों का अतिरिक्त अविलंब लोकमत शून्यकाल के अंदर जिन्होंने आज नाम दिए हैं उन्हीं